नमस्कार दोस्तों, हम अपने मिशन ज्योग्राफी चैनल पे आज का अपना जो टॉपिक है उस टॉपिक के में अपन चर्चा करेंगे। आज जो अपन टॉपिक लेंगे वो होगा भू संतुलन। भू संतुलन की चर्चा अपन करने जा रहे हैं। इसको कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी के नाम से पुकारा जाता है। इसमें होता क्या है, भू संतुलन है क्या? तो भू संतुलन के लिए यदि अपन देखें तो इसका सामान्य अर्थ यदि अपन देखें तो पृथ्वी पर कई प्रकार की संरचनाएं मिलती है। संरचनाएं हैं जैसे कि पर्वत है, पठार है, मैदान है, महासागर है। विभिन्न प्रकार की संरचनाएं हमारे सामने हैं। अब ये जो सारी संरचनाएं हमारी नज़र आती है वो एक संतुलन में है। ये सारी की सारी संरचनाएं एक संतुलन में स्थित है। अर्थात यदि अपन देखें कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है कौन? हमारी पृथ्वी। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है अपनी कक्षा में और अपने अक्ष पर भी घूमती है। क्योंकि इसके चारों ओर ये पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है तो हमें मानना चाहिए कि जब ये इसके चारों ओर चक्कर लगाती है तो इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। 300 से 165 दिन में ये एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो उस गति से घूमती हुई पृथ्वी के ऊपर पर्वत, पठार, मैदान, महासागर जो है वो एक बैलेंस में है, स्थिर है। अर्थात तो वो अपने को जैसे घूमते हुए नजर नहीं आती। पता नहीं चलता है कि वो हिल रहे हैं, घूम रहे हैं, कि विकृति आ रही है। उनमें विकृति आ जानी चाहिए थी उनमें, लेकिन विकृति नहीं आ रही है ना। कहीं पर्वत गिर नहीं रहा है, कहीं उठ नहीं रहा है, सागर उथला नहीं हो रहा है, दूसरे सागर में मिल नहीं रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे जो टॉपिक जो था वो यही है कि ये भू संतुलन क्यों है, पृथ्वी बैलेंस में क्यों है, किस कारण से ये पृथ्वी जो है बैलेंस में है। तो इस तथ्य को देखने के लिए ही हम यहाँ पे अपने इस टॉपिक को लेके आए हैं। तो इस पर अपन चर्चा करेंगे कि पर्वत, पठार, मैदान, सागर, महासागर, झील, तालाब सब होते हुए भी हमारी पृथ्वी एक बैलेंस में रहती है। क्यों रहती है, इसका क्या कारण है? भू संतुलन जो अपना शब्द है तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है डटन नामक विद्वान, अमेरिकन था, वैसे कनाडा का था ये। तो इसने सबसे पहले डटन महोदय ने ये बताया, यानी ये जो भू संतुलन शब्द है उसके बारे में, कि हमारी जो पृथ्वी है वो एक बैलेंस पे रहती है। अर्थात इसके ऊपर पर्वत, पठार, मैदान, झील, महासागर, सागर है, दलदल आदि होते हुए भी एक तल के सहारे सारे के सारे एक बैलेंस में रहते हैं। और उसको डटन ने समतल नाम दिया इसका। जिस तल के सहारे ये सारे बैलेंस में है उसको समतल है, यानी जिस तल के साथ ये बैलेंस में रहती है उसको समतलिया नाम दिया था। कहीं लिखा उसमें समतोष तल, एक ही बात है। कहीं उसने लिखा है समतोष तल और कहीं लिखा है समदाब तल, यानी समतल है एक जिसके सारे क्या रहते हैं, बैलेंस में रहते हैं। तो डटन ने 1889 में इसके बारे में बताया था कि एक समतोल लाइन पाई जाती है जिसके सहारे संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाली स्थलाकृतियाँ
पर्वत, पठार, मैदान, झील, महासागर सारे का एक बैलेंस में अवस्थित रहते हैं। तो जिस तल के सारे रहते हैं उसको समतल तल कहा जाता है, समतोष तल कहा जाता है, समतल कहा जाता है। तो ऐसा 1889 में बता दिया था। किसने सबसे पहले बताया? डटन महोदय ने इसके बारे में सबसे पहले चर्चा की थी। अब संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर जो है इस प्रकार का कि ये भू संतुलन किस प्रकार से बना हुआ है, इसका कब आभास हुआ, कब इस तरह की प्रक्रिया के बारे में पता चला। हुआ क्या, एक बार एवरेस्ट महोदय, एवरेस्ट जो पर्वत है, माउंट एवरेस्ट, ये एवरेस्ट एक विद्वान था, भूगोलवेत्ता था, सर्वेयर था, और उसने सर्वे किया। एवरेस्ट महोदय ने हिमालय क्षेत्र में मुख्य रूप से सिंधु और गंगा मैदान, सिंधु और गंगा मैदान में एक सर्वे कार्य किया। जब वो सर्वे कार्य कर रहे थे, कौन? एवरेस्ट महोदय, ब्रिटिश थे। इन्होंने जब सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया, कहाँ पे? सिंधु गंगा मैदान में। तब उन्होंने क्या किया, दो जगह ली। एक तो था कल्याण और दूसरा स्थान था कल्याणपुर। ये दोनों जगह हिमालय से लगभग 60 किलोमीटर, 60 मील दूर थे। हिमालय से लगभग 60 मील दूर थे। इन दोनों का सर्वेक्षण दो विधियों से किया गया। दो विधि काम में ली गई। एक तो त्रिभुवन विधि और एक जो, तो दो विधि थी इनमें, एक तो त्रिभुवन विधि और एक खगोलीय विधि। खगोलीय विधि, इन दो विधियों से यहाँ का सर्वेक्षण किया। जब ये सर्वेक्षण किसने? एवरेस्ट महोदय ने किया, जॉर्ज एवरेस्ट ने। तो इस सर्वेक्षण में उन्होंने पाया कि दोनों का जो अक्षांशीय भाग है उस सर्वेक्षण में 5.236 इतना अंतर आता था मिनट का। 5.236 मिनट का इसमें अंतर देखा गया, अक्षांश में यह फर्क देखा गया। ठीक है। अब यह फर्क, जब यह बात है कि इस प्रकार का हिमालय क्षेत्र में दोनों स्थानों को यदि अपन देखें तो जो पेंडुलम था, सर्वेयर मशीन जो थी उसका जो पेंडुलम था उसमें यह अंतर देखा गया। वो एक जगह कल्याण में तो दूसरा रीड कर रही थी, कल्याणपुर में वो दूसरा संकेत दे रही थी, दूसरा रीड कर रही थी। तो इस बात को जब एरी महोदय को बताया गया, यह बात एरी महोदय के पास में, यह भू सर्वेक्षणवेत्ता प्लस भूगोल के विद्वान थे, तो इनको ये बात बताई गई कि इस प्रकार का हिमालय क्षेत्र में अंतर क्यों आया। जब इनके सामने ये बात प्रकट की गई तो एरी ने अपने विचार इसके ऊपर, एरी ने अपने विचार दिए। अभी देखेंगे एरी का मत, ठीक है। और दूसरा जो विद्वान था वो पराट था, पराट के अपने विचार थे। दोनों के अपने अलग अलग विचार थे, अपने अपने विचार थे, और उनको दोनों ने अपने अपने अलग अलग सिद्धांतों के रूप में प्रकट किया था। ठीक है ना। तो एरी और पराट ने इसके ऊपर किस प्रकार से बताया कि हमारी पृथ्वी वो बैलेंस में क्यों है, संतुलन में क्यों है। तो अपन देखते हैं बारी बारी से दोनों को। इससे पहले वाले वीडियो में एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था और भूल से मैंने लिख भी दिया था कि जो हैरी-हेस का सिद्धांत था, हैरी-हेस का, उसके साथ ही मैंने लिखा था सागर नितल का प्रसरण। इसको मैंने 1930 लिख दिया था वहां पे, बल्कि 1960 में दिया था। ठीक है ना। ये थोड़ा सा भूल सुधार है, ध्यान रखना, कन्फ्यूज जो है उसको दूर कर लेना। हैरी-हेस महोदय का जो सागर तल नितल का प्रसरण सिद्धांत है 1960 में दिया गया था। और उसके साथ में मैंने लिखा था 1930 में जो सिद्धांत था वो सेवन धारा सिद्धांत था, होम्स का सेवन धारा सिद्धांत। ये आर्थर होम्स का था, ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। तो ये 1930 का है, इसके साथ में यहाँ पे 1930 ही लिख दिया था, मैंने वीडियो में देखा
तो ये मिस्टेक पाई गई, तो ये 1960 का है, ठीक है ना। सागर नेत्रल वाला 1960 का है। हालांकि ये 2015 के फर्स्ट ग्रेड में आया था और उसमें ये ऑप्शन एक 1961 भी आता है। NCERT और RBC की जो बुक है, RBC जो बुक थी वो 2015 के अंदर, उसमें ये टॉपिक में उस बुक में 1961 माना गया था, तो उस पर्सन को डिलीट करना पड़ा था RPSC को, क्योंकि सविंदर सिंह जो है वो और डॉक्टर BC जाट है, इनकी बुक्स में 1960 आता है, ठीक है। तो इसको डिलीट करना पड़ा था, हालांकि ऑथेंटिक बुक्स में 1960 आता है, ठीक है। और उसमें बोर्ड की जो बुक है उसमें 1961 आया था, क्योंकि ये पूछा गया था प्रश्न, ठीक है। तो मैंने ये कलर किया है। देखते हैं अब एरिका मत क्या है। एरिका मत, ये जो पेंडुलम में फर्क देखा गया, तो एरी महोदय ने किस प्रकार से अपने इस बात को प्रकट किया। रटन का सिद्धांत था, ये अपने देख ही लिया। सबसे पहले 1889 में रटन ने ही इस प्रयोग पर बल दिया था, एरी महोदय। एरी का भू संतुलन सिद्धांत है। एरी ने बताया, एरी ने क्या बताया, प्रयोग करके बताया। उसने प्रयोग किया और क्या किया उसने, जल के अंदर इतना सा इसमें पानी था, इसको सागर माना, और इसमें एरी ने क्या किया कि समान ऊंचाई के न लेकर के अलग अलग आकार के अलग अलग आकार के टुकड़े। अब ये जो रेखा है ये समतल रेखा इसको अपन कह सकते हैं, जिसके सहारे ये एक सीधी रेखा में है। अब एरी ने क्या माना, ये लकड़ी के समान घनत्व के लकड़ी के टुकड़े है, समान घनत्व के लकड़ी के टुकड़े, समान घनत्व के लकड़ी के टुकड़े। उसको पानी में डाला एरी ने और अपना प्रयोग करके बताया, और उसमें उन्होंने ये पाया कि लकड़ी के समान घनत्व के जो टुकड़े हैं वो किस प्रकार से उस बैलेंस में रहने के लिए पानी में डूबे रहते हैं। काफी भाग उसका है वो ऊपर उठा हुआ रहता है, काफी भाग इसका ऊपर उठा हुआ रहता है। तो एरी ने क्या क्या कहा है, निष्कर्ष रूप में एरी ने अपने सिद्धांत में क्या क्या कहा इस रूप में। सबसे पहली बात तो है उसने अपने प्रयोग के लिए बर्फ का टुकड़ा, अपने प्रयोग के लिए बर्फ का टुकड़ा, लकड़ी के टुकड़े व नाव का उदाहरण लिया। इनका उदाहरण उसने एरी ने लिए और यह बताया कि ये सभी समान घनत्व के हैं, सभी समान घनत्व के हैं। इसमें क्या कहा है, घनत्व सभी पदार्थों का समान बता दिया उसने। अर्थात एरी महोदय के अनुसार पृथ्वी पर पाए जाने वाले पर्वत, पठार, मैदान, झील, तालाब सब एक समान घनत्व से बने हुए हैं। एक समान घनत्व बताया उन्होंने। और उस एरी ने कहा कि जिस प्रकार से बर्फ का टुकड़ा तैर रहा होता है, उसी प्रकार से क्या है कि जो भू परपट्टी है, परपट्टी जो है, परपट्टी जिसको शियाल नाम दिया, परपट्टी को शियाल नाम दिया। शियाल जो है वो तरल भाग अर्थात सीमा तरल भाग को नाम दिया, पर स्वतंत्र तैर रहा है, स्वतंत्र तैर रहा है। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि शियाल जो है परपट्टी है, ठोस पदार्थों से बनी हुई है, और यह सीमा पर तैरा था। सीमा जो भाग है पृथ्वी का वो तरल भाग में है, वो जलीय क्षेत्र के रूप में है यानी लिक्विड है, और इसके ऊपर ये तैर रहा है। अब इसको तैरने के लिए क्या करना पड़ता है, तो उसने यहाँ पे अगला अपना निष्कर्ष निकाला कि तैरने के लिए क्या किया। एरी ने बताया, एरी ने कि जो पृथ्वी पर
पृथ्वी पर जो भाग जितना ऊंचा है उसका कहीं 9 गुना, उसका कहीं 9 गुना भाग पृथ्वी के अंदर है, यानी समतल से नीचे है, पृथ्वी के अंदर। अर्थात उन्होंने क्या कहा कि जैसे हिमालय है, अपन बात करें हिमालय है, तो हिमालय धरातल के ऊपर जिस प्रकार से खड़ा है, तो इस हिमालय के लिए एरी के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि इसके 1/10 भाग यदि अपन कर लें, 10 भाग इसके कर लें, टोटल कितने भाग कर लें, इसके 10 भाग कर लें, तो 1/10 भाग, इसका 1 भाग तो ऊपर उठा हुआ है और इसके 9 भाग, 1 भाग तो ऊपर है, इसके 9 भाग सीमा के अंदर है, जल के अंदर डूबे हुए हैं, तब जाकर के ये संतुलन में है। एरी ने कहा कि जो भाग जितना ऊपर उठा हुआ है वो उसका 1 भाग है, ठीक है, और उसके जस्ट नीचे जो सीमा में तैर रहा उसका भाग, डूबा हुआ जो भाग है वो उसके 9 भाग है। डूबा हुआ भाग कितना है, उसके 9 भाग है, समझिए। तो 1/10 ऊपर है, 9/10 9 भाग उसके जल में, यानी समतोल जो रेखा है उसके नीचे है, जिस पर सारा बैलेंस बना हुआ है उसके नीचे है। कितने भाग, 9 भाग। ये एरी ने अपने प्रयोग में बताया। इसके लिए उन्होंने क्या किया, लकड़ी के समान घनत्व वाले टुकड़े लिए और वो अलग अलग आकार के थे, समान घनत्व वाले टुकड़े अलग अलग आकार के लिए पानी में उसको उन्होंने छोड़ा तो पाया गया कि जिसका आकार जितना ऊंचा था उतना ही जल में अधिक डूबा हुआ था, जिसका आकार छोटा था उतना ही वो जल में कम डूबा हुआ था। तो इस प्रयोग के आधार पर एरी ने बताया कि वास्तव में यही सी प्रकार से हमारी पृथ्वी में जो है भू संतुलन बना हुआ है। जो भाग जितना ऊंचा है, स्थलखंड जो जितना ऊपर उठा हुआ है, उसका कहीं 9 गुना भाग है, यानी उसके 10 भाग कर लें तो 1 भाग ऊपर है, तो 9 भाग उसके नीचे सीमा में, यानी समतल जो रेखा उसके नीचे है, ठीक है ना, उसके नीचे है, यानी सीमा के अंदर धंसे हुए हैं, और तब जाकर के ये क्या बना हुआ है, भू संतुलन बना हुआ है। तो इस प्रकार से एरी ने निष्कर्ष निकाले। ये 3 4 5 पॉइंट उन्होंने लिए हैं, 3 4 5, ठीक है। ये पॉइंट उन्होंने लेकर के बताया कि वास्तव में इसी प्रकार से भू संतुलन बना हुआ है, भू संतुलन बना हुआ है। ये एरी का मत था, ठीक है ना। तो एरी का प्रयोग कुछ इस प्रकार से था, और उन्होंने समान घनत्व के पदार्थ लेकर के, थोड़ी लकड़ी के टुकड़े लेकर के, और उन्होंने बता दिया अपने प्रयोग के माध्यम से कि जो भाग जितना ऊपर उठा है उसके कहीं ना कहीं ज़्यादा वो उसके अंदर जल के अंदर डूबा हुआ है, इसके कारण उसके ऊपर पृथ्वी पर जो बैलेंस है वो बना हुआ है। इसके बाद में हम अगला है जो बिंदु है वो देखेंगे। अगला बिंदु आएगा इसमें भू संतुलन के लिए पराट की अवधारणा। पराट ने किस प्रकार से बताया था कि भू संतुलन है किस प्रकार से कायम रहता है। तो पराट जो है उसकी अगले वीडियो में पराट की जो अवधारणा भू संतुलन पर है उस पर अपन चर्चा करेंगे। तो देखते रहिए हमारा मिशन जियोग्राफी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।